हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10th का साइंस का एग्जाम 21 मार्च को होने वाला है। इसलिए आज अब हमारे बैक टू बैक वीडियो जो साइंस के होने वाले हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखिए, अब आपका एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तब आप सारे नोट्स कंप्लीट पढ़ नहीं सकते हैं। अब आप प्रत्येक चैप्टर में से शॉर्ट बातें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। देखिए, हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना तथा उसको सरल करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मेरे पास प्रतीक है सी की जगह मैं लिख सकता हूँ कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या है मेरे पास? सी प्लस O2, ये ऑक्सीजन का गया C+O2, तो ये क्या बन जाएगा? CO2। अब ये देखिए, अभी यहीं पर ध्यान रखना, C+O2 इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो बीच में ये दिशा बता रहा है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा, यहाँ पर होते हैं उत्प्रेरक। क्या होते हैं? उत्प्रेरक। यह भी बताएंगे इसकी एक एक की डेफिनेशन। हाँ, ये मेरे पास अंग बन गया। देखो, ये दोनों मिलेंगे तो मेरे पास क्या बन रहा है? CO2 गैस बन रही है। CO2 इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे हम इसको? उत्पाद। अब ये ध्यान रखो, देखो अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और वही दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके आगे जाकर जिसका निर्माण करते हैं, उसको हम जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो सर, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते हैं, खुद तो भाग ले वो कौन करे, परंतु अभिक्रिया में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उत्प्रेरक बोलते हैं। चलो अब आ गए। अब देखो, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हाँ, देखिए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब देखिए, एक तो होती है संतुलित समीकरण, एक दिया करे असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण किन दिया करे? सारी बातें बताएंगे। देखो, संतुलित समीकरण को हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। किस विधि से संतुलित करते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि, जो है आपके एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। असंतुलित समीकरण को क्या नाम देते हैं? कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसके अंदर अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। जैसे इसके अंदर C कितने? एक। इसके अंदर भी C कितने? एक। यानी जो संतुलित है उसको तो बोलेंगे संतुलित समीकरण। जो जिसका रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के अंदर अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के परमाणु समान नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये संतुलित समीकरण, जिसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब ये देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 6 या 7 हमारे पास इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, वो हमें याद होने चाहिए। जिसमें सबसे पहले कौन सी है मेरे पास? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ये जुड़ना। क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे पास? जुड़ना। अब देखिए, किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। मेरे पास क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ है जो दोनों मिलकर मेरे पास एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी मेरे पास ए और बी है। ए और बी दो पदार्थ है जो आगे मिलकर मेरे पास ए बी का निर्माण करते हैं, यानी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया CaO। CaO का मतलब क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। CaO को मैं क्या लिख सकता हूँ? बिना बुझा हुआ चूना, यानी बिना बुझा हुआ चूना। यह गए CO2। H2O का मतलब क्या होता है? जल। इन दोनों को मिलाऊंगा, बिना बुझा हुआ चूना के अंदर मैं जल मिलूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना, यानी CaOH AOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? बुझा हुआ चूना। यह मेरे को क्या प्राप्त हो गया? बुझा हुआ चूना। यह गया बुझा हुआ चूना। देखिए, मैंने दो पदार्थ लिए। कौन कौन से लिए? एक के अंदर तो मैंने क्या लिया? बिना बुझा हुआ चूना। इसके अंदर मैंने जल को मिलाया, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया? बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या मेरे पास? CaOH का होल ट्वाइस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी प्रकार अब मेरे पास दूसरा नंबर अभिक्रिया आते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता था जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ टूटना। क्या होता है? टूटना। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का दो या दो से अधिक सरल भागों में विभक्त हो जाना। मेरे पास एक यौगिक होगा तो दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे मैं AB ले रहा हूँ, AB को मैं क्या तोड़ सकता हूँ? A+B में। जैसे मेरे पास कौन सा पदार्थ है? AgBr। मेरे पास क्या है? AgBr। AgBr को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, Ag+Br। सर, यहाँ पर दो क्यों लगे? या यहाँ पर भी दो,
इसके आगे दो क्यों लगाए, क्योंकि मैं क्या करूं, समीकरण को साथ में संतुलित करना अनिवार्य है। जैसे मैंने लिखा AgBr के साथ में क्या लगता है 2, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर AgBr के पास 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 2, यहाँ पर लगा दिया, तो मेरे को देखो Br तो क्या हो गया, ब्रोमीन तो संतुलित हो गया, परंतु Ag क्या हो गया, गड़बड़। देखो यहाँ पे इर आगे भी क्या लगा 2, इर आगे 2 लगा, इसके आगे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 2, यानी मैंने इस समीकरण को संतुलित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना। फिर आती है उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी का मतलब ये अगर उष्मा का बाहर निकलना, उष्मा सेपी का मतलब क्या है, अगर उष्मा का बाहर निकलना, जबकि एक अभिक्रिया उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का मतलब अगर उष्मा का अवशोषण होना, उष्मा का क्या होना चाहिए, अवशोषण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अवशोषण। उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा का बाहर निकलना। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या होना चाहिए, उत्सर्जन, यानी बाहर निकलना, उससे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर उष्मा सेपी अभिक्रिया कहाँ होती है, जो श्वसन अभिक्रिया है ना, ग्लूकोज वाली, ग्लूकोज उसके अंदर जल मिलाता है, वो भी कौन सी अभिक्रिया, उष्मा सेपी अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखना। यानी उष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा का बाहर निकलती है, उष्मा उत्सर्जन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार उष्मा शोष्य अभिक्रिया, यानी उष्मा वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण, उसको हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे NO है मेरे पास, NO के अंदर क्या होगा, N2 प्लस O2 अलग अलग हो जाएगी, प्लस के अंदर क्या आ जाएगी, प्लस, प्लस के अंदर आ जाएगी उष्मा। हमारे पास अगली रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। अब हमें देखना विस्थापन अभिक्रिया कैसे किसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ क्या करते हैं, कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करते हैं, विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु या तत्व के हो, अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, यानी जो कमजोर होता है ना उसको अधिक वाला क्या करते हैं, दबा देता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, ए बी, ए के पास में कौन है, बी, प्लस में क्या है, सी, प्लस में क्या है, सी। अब ये देखो इसके अंदर जो पहला होता है ना परमाणु, वो प्लस का होता है, दूसरे का होता है माइनस का, इसके अंदर ये क्या होगा, प्लस का, क्या गया। अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहा है, सी क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो वो क्या करता है, ए को दबा देगा, तो यहाँ पर ये बी किसके पास में आ जाएगा, सी के पास में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी। सर इसका उदाहरण क्या है, जैसे मैंने लिखा CuSO4 प्लस Zn, Zn क्या है, अधिक क्रियाशील पदार्थ है, किसकी तुलना में, Cu की तुलना में, Cu की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Zn के पास में कौन आ जाए, SO4, यहाँ पर मैं लिख दूं ZnSO4 प्लस में क्या जाएगा, Cu। यानी इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना, ये विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है ना, वो कम क्रियाशील पदार्थ, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब मेरे पास आ रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व या परमाणुओं का परस्पर आदान प्रदान हो जाना है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर लेके जैसे मेरे पास उदाहरण के अंदर लिया हुआ है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब देखिए मेरे पास क्या है, AB प्लस CD। अब ये देखिए AB आयनों का आदान प्रदान होगा, तो A के पास में कौन आ जाएगा, D, और B के पास में कौन आ जाएगा, C। यानी तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर AB, क्या लिख सकता हूँ, AB, यहाँ पर देखो C पहले प्लस का, तो पहले आएगा CB। हाँ यहाँ पर मैं क्या लिख सकूं, AD प्लस CB। यहाँ पर मैंने लिखा उदाहरण, मैंने क्या लिया, HCl प्लस NaOH। अब देखिए NaOH किसका है, प्लस का, HB इसके अंदर क्या है, प्लस का। देखिए Na के पास में कौन आएगा, Cl, तो बन जाएगा NaCl। यहाँ पर मेरे पास क्या है, OH, और यहाँ पर क्या है, H। OH के पास में कौन आएगा, H, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, हाँ मेरे पास में क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, जल। यानी साधारण नमक के साथ में कौन बन जाएगा, जल। ये है मेरे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के अंदर तो क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है ना, वो कम क्रियाशील पदार्थ के ऊपर हावी होता है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पास में ऑक्सीकरण, जिसको हम उपचयन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण का देखो नाम से पता चलता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में वृद्धि होना। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि होनी, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग का मतलब रिएक्टर जुड़ना, संयोग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ना। अभी ऑक्सीजन क्या है, अकेला है, अभी ऑक्सीजन अकेला है तो वो क्या जाएगा, अभी ऑक्सीजन अकेला है तो वो क्या करे, किसी ना किसी के साथ जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। यानी इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर भी क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का वियोग, यानी इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर कमी आएगी,
क्या नजर आएगी? हाइड्रोजन के अंदर आपको कमी नजर आएगी। ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि होगी। जो भी ऋणात्मक तत्व हो गए ना उसके अंदर तो क्या होगी? वृद्धि। जबकि धनात्मक तत्व हो गए उसके अंदर क्या आएगी? कमी आएगी। हमारे पास क्या आएगी? कमी। और इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉनों का त्यागना होगा। आप देखो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल किसके अंदर ले रहे हैं? ऑक्सीकरण के अंदर, जिसको हम उपचयन भी कहते हैं। C+O2, C+O2। अब देखो ऑक्सीजन अभी अकेला ना, ऑक्सीजन के पास में कोई नहीं है, परंतु C+O2 जैसे यह अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? CO2। अभी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, परंतु आगे जाकर किसी ना किसी के पास में संयोग हो गया था इसका, तो इसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये इसको अपचयन भी कह सकते हैं। इसके अंदर देखो C के साथ आगे चलकर कौन जुड़ रहा है? O2। इसको हम क्या बोलेंगे? CO2। और ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। वापस देखो इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर वृद्धि होगी, ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन में कमी होगी, ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि होगी, जबकि प्लस वाले तत्व है ना धनात्मक, इसके अंदर क्या आएगी? कमी। और इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा? त्याग होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे इसके अंदर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपचयन के बाद में हमें पढ़ना है अपचयन। जैसे हमने की ऑक्सीकरण की है या इसको उपचयन की है, एक ही बात है। इसको तो हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे अपचयन। क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? अपचयन। अपचयन के अंदर क्या होता है? ये इसका उल्टा है। तो इसके अंदर तो क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का संयोग किसके अंदर हो रहा था? ऑक्सीकरण के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। अपचयन के क्या अंदर होगा? ऑक्सीजन का तो वियोग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग, यानी हाइड्रोजन प्लस के अंदर होगा। और उसके अंदर तो हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक तत्वों के अंदर वृद्धि हो रही थी, इसके अंदर क्या होगी? ऋणात्मक तत्वों के अंदर कमी। और प्लस वाले तत्वों के अंदर क्या होगी? वृद्धि। उसके अंदर तो हम इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे थे, और इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे? ग्रहण। अब इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, MgO। अभी देखो Mg के पास में कौन है? O पास में ना, यानी ऑक्सीजन इससे क्या है? संयोग में चिपका हुआ है। परंतु जैसे ही मैंने इसको कराया अभिक्रिया, मेरे पास Mg+O2 आ गया, यानी Mg अलग हो गया, O2 अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन के अंदर क्या आ रही है? कमी आ रही है। कमी आ गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? अपचयन अभिक्रिया। देखो इसी अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया को जब हम साथ में कराते हैं, किसको? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों को साथ में कराते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण वे अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और उसी समय अपचयन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। हमें पहले बताया था, यानी वे अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं। इसके अंदर क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और अपचयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे उदाहरण हमें दिया हुआ है Cu+SO4+Fe। अब देखो Fe के पास में Cu से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? Fe। तो Fe के पास में कौन आ जाएगा? SO4। यह गया SO4। Cu कहां पर चले गए? अकेला। Cu के पास में था SO4, तो Cu को तो क्या हो रहा है? अपचयन। जबकि Fe क्या था? अकेला था, तो इसके पास में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो इसका तो क्या हो रहा है? उपचयन। क्या हो रहा है? उपचयन। अपचयन या ऑक्सीकारक बोल सकते हैं। जबकि अपचयन किसको हो रहा है? Cu+SO4। Cu को क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसका अगला टॉपिक आता है संसरण। क्या आता है अगला टॉपिक के अंदर? संसरण। ध्यान रखना, जब कोई मेरे पास कोई वस्तु है जो नमी है, आर्द्रता है, वायु है या कोई गैस है, इनसे क्या हो जाती है? वो संसारित हो जाती हैं। उसी को ही तो हम क्या बोलते हैं? संसरण कहते हैं। ये आपको रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोष्य अभिक्रिया में अंतर बताइए। अपचयन व उपचयन के अंदर अंतर बताओ। या आपको ध्यान रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देखना एक बार।